अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रात पाकिस्तान। आज 37वां दिन है कि अमेरिका और इजराइल ने दुनिया को कोशिश की है कि आग में झोंक दे, ना कि ईरान को, पूरी दुनिया को। इसका इम्पैक्ट ग्लोबल है, ये याद रखें। इकोनॉमिक सूरत हाल भी देखें, और दूसरी तरफ ये दे आर प्लेइंग विद फायर, दे आर प्लेइंग विद डेंजर। ये तीसरा अटैक करने की कोशिश की है बुशहर पे इजराइल ने, और उसके नतीजे में आपको मालूम है, आइए ये भी बोल उठा है कि इस पर बड़ा ख्याल करना है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत गमगीर हो सकता है। और आपको मालूम है कि इनके इर्द गिर्द कौन से ममालिक हैं। कतर, जो इम्पैक्ट होगा, कतर है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है। तो न जाने कि किस एक डायबॉलिकल माइंड के सेट के साथ ये चलें। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फरमाया, अमेरिका के सदर ने 2 रोज़ पहले कल कहा है कि 48 घंटे हैं, नहीं तो वी विल रिड्यूस एंड टेक ईरान टू हेल। अब न मालूम ये किस जोन में है, ये कह रहे हैं, क्योंकि 3 चीज़ें। मिलिटरीली ये वो नहीं हासिल कर सके जो उनका ख्याल था। डिप्लोमेटिकली इस वक्त एक रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जहाँ वो कह रहे हैं कि एक फोर्स बनाएं जो फोर्स जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोले, और दैट रेजोल्यूशन विल नॉट बी पास्ड, इट्स नॉट पॉसिबल। तो डिप्लोमेटिक भी, मिलिटरीली भी इनकी कोई दाल गल नहीं रही, लेकिन एक जोम में है। और ख़तरा ये है कि ये दुनिया को उस तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वो मुल्क है जो दुनिया पूरी चाह रही है कि जंग ख़त्म हो, एंड पाकिस्तान इज़ लीडिंग द इनिशिएटिव। एक डी एस्केलेशन की बात करें। ईरान, आपने देखा हमारा कितना शुक्रिया अदा कर रहा है, बार बार अमेरिका को समझ है कि पाकिस्तान के अलावा दे कांट गो टू एनी अदर कंट्री। और जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं। पाकिस्तान इज़ डूइंग वेरी वेल ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट। और द आर्मी चीफ और डार साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब, दे आर ऑल ऑन द सेम पेज। और हम कहेंगे कि पाकिस्तान की कौम भी एक पेज पे। हमारे साथ सेंटर मुशाहिद हुसैन सईद साहब। मुशाहिद, ओवर टू यू। मेरे ख्याल में जो आपने आखिरी बात की बड़ी अहम है कि इस जंग ने पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा कर लिया है। इकट्ठा इस हवाले से किया है कि लोग देख रहे हैं कि एक मुसलमान मुल्क जो मजलूम है और जो 2 न्यूक्लियर पावर के मुकाबले में कमज़ोर भी है, जिस तरह वो मुज़ाहमत कर रहा है दलेराना और दबंग तरीके से, एक नई मिसाल दे दी है। पिछले साल 1 साल होने वाला है जब हमने प्रूव किया कि साइज डज नॉट इक्वल स्ट्रेंथ, कि आप समझते हैं हम बहुत बड़े हैं, बहुत मजबूत हैं, बहुत ताकतवर हैं, तो वहां आपको पता चल जाता है कि कुव्वत सिर्फ वो नहीं होती कि जी मिसाइल्स आपके पास कितने, जहाज कितने हैं, और रूह की होती है, हिम्मत हौसला होता है, क़यादत होता है, कौम होता है। तो वो ईरान ने अब 1 साल पहले हमने साबित किया था हिंदुस्तान की जारियत के मुकाबले में, और अब ईरान साबित कर रहा है अमेरिका और इजराइल की जॉइंट जारियत के मुकाबले में कि किस तरह खड़ा होना है। आपने 37 दिन की बात को याद आ गई, तो ऑलमोस्ट उनका चेलम होने वाला है अमेरिकी और इजरायली जारियत का, क्योंकि जिस तरह ईरान ने स्टैंड ले लिया है। देखे ना, एक दिन में 5 जहाज उन्होंने उनको गिराए हैं, इंक्लूडिंग 2 हेलीकॉप्टर्स। तो सबको याद तो नहीं आ रहा इंडिया पाकिस्तान? तो वो ट्रम्प अब कहता है 8 थे वो हमारे। सो आप देखें ना, वो इसलिए मैं वो कंपैरिजन भी कर रहा था कि ये आपके प्रोग्राम में ही हमने बात की थी। मैंने कहा था कि जंग तो शुरू कर दी है ट्रंप ने, नेतन्याहू ने। अब उसका आइंदा जो किस तरह खत्म होगी, दौरानिया क्या होगा, क्या रुख क्या करेगी, वो उनके हाथ में नहीं है, वो ईरान के हाथ में है। दैट इज व्हाट द इक्वेशन हैज चेंज्ड। अब देखिए, ये जो कह रहे हैं, अब ये पूरी बात चलाई है इन्होंने कुछ दिन से कि जी हम ग्राउंड ऑफेंसिव करेंगे, ये कह रहे हैं। अच्छा, और अभी ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू भी नहीं हुआ, तो अब क्या मैं कहूँ, झूठ कहूँ, क्या कहूँ कि उन्होंने जी ये स्टेटमेंट कल आ गई फॉक्स न्यूज़ में कि अमेरिकन सोर्सेज कह रहे हैं 50,000 हमने ईरानी फौजी मार दिए हैं। और मतलब कि किस तरह के ये तरीके से चल रहे हैं। तो अब ये जो ग्राउंड ऑफेंसिव है, शायद ये लग तो नहीं रहा कि दिस इज गोइंग टू गो एनीवेयर। क्या कोशिश करेंगे, ये आपको लगता है? मेरे ख्याल में गंद की कोशिश करेंगे। पहली तो कोशिश है, उसके बाद अब फंस गए हैं कि एक नाम निहाद सीज फायर की, जिसका गालिबन को तजवीज़ दी गई थी। लेकिन ईरान का मौका बड़ा सही है कि सीज फायर तो जंग बंदी है, इसका मतलब है आप फिर तैयारी कर रहे हैं नई जंग की। 2 दफा कर चुके, 2 जगह धोखे की बुनियाद के पर, झूठ के बुनियाद पर आपने किया था। और इस वक्त ईरान का पलड़ा भारी है, ईरान के पास कार्ड्स हैं, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ उनके हाथ में। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि मुसलमान ममालिक को भी लड़ाया जाए,
जो कोशिश की गई है गलत फहमियां डालने में भी, आपने वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी देख लें और देख लें, पाकिस्तान वर्सेस ईरान, सऊदी अरेबिया वर्सेस ईरान और आपस में। और तीसरा ये है कि ग्राउंड ऑफेंसिव की ये कोशिश करेंगे, मे बी नॉट इंटायरली ईरान के ऊपर, वो जो उनका कीश आइलैंड है या खर्ज आइलैंड है उधर शायद इस किस्म का कहें, तैयारी तो कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि इराक की जंग, और इराक का साइज इज 1/3 ऑफ ईरान। ईरान 9.5 करोड़ आबादी है, उसका 2.5 लाख फौज जरूरत थी इराक के लिए, 2,50,000। तो ईरान इज अ डिफरेंट कप ऑफ टी। ईरान इज अ डिफरेंट कप ऑफ टी। मैं इस पे जानना चाहती हूँ, जो आपने कहा कि मुसलमान ममालिक को, जो कि इजराइल की एक दरीना ख्वाहिश रही है और ये किया भी, लेकिन अगर आप देखें आज 37वां दिन है, जब शुरू हुआ तो पहले हफ्ते में लगा कि हाँ जी असल में लड़ाई शुरू हो गई मुसलमान ममालिक में, लेकिन अब आप देखिएगा कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लड़ाई शुरू। लेकिन अब 19 तारीख को कतर ने कह दिया बड़ी क्लियरली, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस। कतर ने कह दिया वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस। ओमान, आपको पता है कि ओमान तो पहले से नहीं था। तो उसके अलावा कतर का बयान बहुत अच्छा बयान है, बहुत अच्छा। मैं उसको देख रहा था बड़े गौर से। उन्होंने कहा देखें जी कि हम भी इस खत्ते में रहते हैं, ईरान भी इस खत्ते में रहते हैं, और दोनों का वजूद है परमानेंट। और जो भी हमारा ताल्लुक नहीं कि किस किस्म की हुकूमत है, हमने ईरान के साथ एक हमसाये के तौर पर हमने मिल के काम करना है। और यही मैसेज मुझे रिपोर्ट मिली है कि उन्होंने अमेरिका को भी पहुंचाया है कि जनाब आप ये लाइंस ना क्रॉस करें। सो कतर एंड ओमान आर देयर। और तीसरा जो मैं कहूंगा कि सऊदी अरेबिया ने जो ज्वाइन किया मुस्लिम क्वाड में, तो वो भी जाहिर है कि उन्होंने फिर एक लड़की तो कर लेना, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरेबिया, ये 4 जो मुस्लिम क्वाड के आए हैं, तो एक बड़ा अहम था जो क्वाड था कि सऊदी अरेबिया ने पावर्स का नया अलायंस बन गया ना, सफारती कह लें, सियासी कह लें, कल को दिफाई उसकी नौयत भी हो सकती है। तो उसमें ये चारों बड़ी अहम ममालिक हैं अपने अपने खित्ते में, सियासी लिहाज से, सफारती लिहाज से, फौजी लिहाज से। तो वो एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। अच्छा, और सीरिया में आज मैं पढ़ रही थी कि कल सीरिया में हजारों लोग निकले लेपो वगैरह में अगेंस्ट जो फलस्तीनियों के साथ हो रहा है। कहने का मकसद ये कि आप देखें वो इलाके भी जो इजराइल के कंट्रोल में, नॉट जस्ट सीरिया, इराक ऑल्सो 2 ममालिक में कल बहुत डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं इन इराक एज वेल। सीरिया वाज अनएक्सपेक्टेड क्योंकि वो चेंज ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। मेरा कहने का मतलब, लेकिन अवामी राय तो वही है ना जो पाकिस्तान में है। मुस्लिम उम्मा, मैं हुकूमतों की बात नहीं करता, हुकूमतों को साइड पे कर दें, लेकिन जो मुस्लिम अवाम है उनमें जो एक स्पिरिट है मुस्लिम उम्मा की, और व्हाट आई कॉल पैन इस्लामिज्म, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अवाम से हुकूमतों पे आए तो हमें लगता है कि हुकूमतों के हवाले से भी इट इज अ होपफुल साइन, क्योंकि कतर भी हट गया वहां से, सऊदी अरेबिया भी हट गया, ओमान तो वैसे ही 6 में से 3 ममालिक तो अलग है ना जीसीसी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और बहरीन के मामला जरा मुख्तलिफ हैं और देख रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि उधर भी इनको वो वाली जीत नहीं मिली जो ये चाह रहे थे। इसी तरीके से देखें ना, एक बड़ी अजीब बात हुई है, अल्लाह की शान देखें कि गल्फ ममालिक ज़ेलेंस्की को बुला रहे हैं यूक्रेन से कि तुम हमें बताओ कि हम कैसे ड्रोन का मुकाबला करें। यानी कि अमेरिका जिन्होंने अड्डे लिए उनसे, अमेरिका जिन्होंने हथियार अपने बेचे उनको, अमेरिका जिन्होंने उनसे पैसे लिए हर चीज के लिए, वो तो फेल हो गया। They couldn't do anything for them। तो अब उनको मजबूरन यूक्रेन जाना पड़ा, उसको बुला रहे हैं कि तुम बताओ हमें, और उसने एक्सपर्ट्स उन्हें भेजे हैं कोई 100-200 जी, और उन्होंने कोई भेजा था कोई इक्विपमेंट जो कि ईरान ने उस पर प्रोजेक्टाइल मार के। ऐसे तो बड़ी इंटरेस्टिंग तो आप देख लेना कि जो उनके सो कॉल्ड हलीफ थे जिस पर पूरा इन्हिसार था, बल्कि पूरी इस खित्ते की जो जियोपॉलिटिक्स थी कि इस इलाके की सलामती, इस्लाम का दिफा अमेरिका करेगा, वो तो खत्म ऐसे एक्सप्लोड हुई है। exactly। तो इसका मतलब ये कि जो अमेरिका है वो तो इनको प्रोवाइड नहीं कर सक रहा वो सिक्योरिटी, वेरी ऑब्वियसली, लेकिन वो अमेरिका उनसे बार बार पैसे मांग रहा है। और अभी मैं पढ़ी थी गार्डियन में, बता मांग रहे गार्डियन में, वो कह रहे हैं कि जो इसका सन इन लॉ कुशनर, वो अपनी एक उसकी कंपनी है, उसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं। 2 बिलियन, इमेजिन करें। तो ये तो मुझे याद आ गया, मैं ये देख रहा था, फिर से मैं देखी है गॉडफादर मूवी। तो ये तो माफिया स्टाइल ऑपरेशन है, एक्सटॉर्शन कहते हैं इसे अंग्रेजी में, जैसे बता कहते हैं उर्दू में हम, कि आप अपना रोब भी जमाएं, बदमाशी भी करें और फिर पैसे भी मांगे। और फिर जो लफाजी है उसके आप बेसिस पे आपका ख्याल है कि
यू आर गोइंग टू बी इन अ विनिंग पोजीशन। देखो ना, झूठ और बेबुनियाद तो वो कर चुके हैं। मैंने ट्रंप की स्पीच सुनी थी, बल्कि मैं सुबह जल्दी उठा, 6 बजे टाइम था उस दिन तो उनकी जी उनकी 19 मिनट्स की जो एड्रेस था, एक्सटर्मिनेट कर देंगे, डेसिमेट कर देंगे, क्रश कर देंगे, ऑब्लिटरेट कर देंगे, जितने एडजेक्टिव्स अंग्रेजी जुबान के हैं जो बहुत सख्त हैं वो सारे इस्तेमाल किए, लेकिन ऑन द ग्राउंड क्या हुआ है? और उस स्पीच से 48 घंटे पहले रात के 3 बजे पाकिस्तान के, मैंने जो उनका सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने रिजीम चेंज कर दिया। हाँ, ये अनाउंस कर दिया उन्होंने। ये कर दिया और अब रैशनल गवर्नमेंट है, हमने ओब्लिटरेट भी कर दिया उनका। तो ये बिल्कुल उन्होंने अनाउंस कर दिया बकायदा रिजीम चेंज। उससे कुछ एक तवक्को पैदा हुई थी कि शायद वो चाहते हैं एंड गेम के अब इसका डिक्लेयर विक्ट्री एंड गेट द हेल आउट ऑफ द रीजन। लेकिन वो मुझे लगता है कि नेतन्याहू ने उनको फंसाया हुआ है, और जब तक वो इजराइल लॉबी और नेतन्याहू के जंगल से नहीं निकलेंगे ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि नेतन्याहू तो सबसे बड़ा गैंगस्टर है मिडिल ईस्ट का। उसका क्या स्ट्रेटजी है? उसको पता है द डे द वॉर एंड्स ही गोज टू जेल, इजरायली जेल, क्योंकि इजराइल में उसके खिलाफ करप्शन चार्जेस हैं, और इंटरनेशनली भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसके खिलाफ वारंट इशू किए हुए हैं। तो ही विल बी आइदर इन जेल इन द हेग और इन टेल अवीव। एंड हु स्टूड इन द पार्लियामेंट एट नेसेट और कहा था कि इसको करप्शन खत्म करो? डोनाल्ड ट्रंप ने खड़े होकर कहा था कि माफ करो इसको, पार्डन। देखिए ना, ये जो इजराइल की हमने बात की बड़ी अहम है। ये है द एलिफेंट इन द रूम, जिसके बारे में जाहिर है पाकिस्तान इज नॉट एंगेजिंग और मुल्क कोई नहीं, वही मैं कह रही हूँ। तो इन्हिसार इस पे कि अमेरिका उनको कंट्रोल करेगा। लेकिन मुशाहिद आप बताएं, आपको कोई नजर आ रही है इंडिकेशन कि इजराइल को अमेरिका कंट्रोल कर रहा है? इस वक्त हमें तो नहीं दिखाई दे रही, आप बताएं। अमेरिकन एक बड़ा फेमस जर्नलिस्ट था पैट ब्यूकैनन, बाद में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ा था। उसने जो 1990 में कहा था वो बात साबित सही होगी। उन्हें कहा नॉट जस्ट गाजा एंड द वेस्ट बैंक आर इजरायली ऑक्यूपाइड टेरिटरी बट आल्सो द यूएस पॉलिटिकल सिस्टम। द वॉशिंगटन एस्टेब्लिशमेंट इज इजरायली ऑक्यूपाइड टेरिटरी। इजराइल का इतना कब्जा है इजरायली लॉबी का कि वो हिलने नहीं दे रहे। वो तो कहते हैं बंदे मरवा देते हैं और असैसिनेट, टकर कार्लसन और मीर शामिर वाला तो बात कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज इतना कंट्रोल है उनके सारे उसके ऊपर कि कोई बात करने को तैयार नहीं। और सब अब एक्सेप्ट कर रहे हैं दो चीजें, कि ये जंग नेतन्याहू ने शुरू कराई और इसका ताल्लुक एप्स्टीन फाइल से भी। बिल्कुल, और ग्रेटर इसराइल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर ये इस वक्त सिचुएशन है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जी कोई डील करें, और ईरान कह रहे हैं जी डील क्या करें, हम जंग खत्म करें और बैठ के फिर बात करें इस पे, तो इस सिचुएशन में नाजरीन को हम ये बताएं कि जी क्या लग रहा है? ये तो एक हम लगता है जैसे भंवर में फंसे हैं। व्हाट इज द वे आउट? इसमें एक और, बिफोर वी डिस्कस दैट, एक और बड़ी खतरनाक बात आ रही है, मुझे बड़ा उसमें खदशा भी है कि इस जंग को क्रिश्चियन जायनिस्ट और जायनिस्ट मजहबी रंग दे रहे हैं। वो तो दे रहे हैं, हेक्सेट वगैरह सारा कुछ। उन्होंने जो क्रूसेड्स की बात की है, उन्होंने जो बात की है कि ये इस्लाम की बात की है एग्जैक्टली, और उनका जो भी कलमा गो मुसलमान है, हमारे लिए कोई तफरीक नहीं है। और प्लस फिर जो इस किस्म की दुआएं मंगाई जा रही हैं, तो ये कह रहे हैं कि एक नया सलीबी जंग की तरफ हम जा रहे हैं। दैट इज अ वेरी डेंजरस थिंग। और इसमें बल्कि वो एक दो आर्टिकल्स भी आए हैं वेस्टर्न प्रेस में कि क्रिश्चियन मिलिट्रिज्म और क्रिश्चियन ज़ायनिज्म इज अ बिग थ्रेट। आई थिंक न्यूयॉर्क टाइम्स या गार्डियन ने कहा कि ही हैज फाउंड हिज क्रूसेड। हाँ, ये एग्जैक्टली। और वो और वैसे भी उनके टैटू जो लगा हुआ है उसमें जो लेटर में ड्यू वेल्थ मींस गॉड विल्स इट, दैट वाज द मोटो ऑफ द क्रूसेड्स, फर्स्ट क्रूसेड इन द 11th सेंचुरी। तो ज़ेन वही है क्रूसेड्स वाला। और उसके टैटू में एक तरह लिखा हुआ है काफिर इन द अरबिक लैंग्वेज, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो तंजिया उसने लिखा है काफिर, क्योंकि ठीक है जी फिर जंग है मुसलमान के साथ इस किस्म की। तो उस हवाले से तो इसका मतलब है कि लग रहा है कि जंग इज लाइकली टू एस्केलेट एंड दे विल बी हैवी कैजुअल्टीज। बट ईरान लगता है कि क़यादत तैयार है टू टेक मोर कैजुअल्टीज। और उसमें यह भी इंपॉर्टेंट बात हुई ना, ईरान का मौक़िफ़ बड़ा सही है। वो कहते हैं हम सीज फायर नहीं चाहते, जंग बंदी का इशू नहीं है, जंग बंद करो, ड्यूरेबल पीस। और एक और जो पॉसिबल कैंडिडेट था नेगोशिएशन का वाज डॉक्टर कमाल खराजी। ही इज अलाइव बट हिज वाइफ हैज बीन किल्ड। अब देखा ना, हिज वाइफ हैज बीन किल्ड। तो अब इसका मतलब है कि जो कैंडिडेट होता है, लारिजानी को इजराइल ने मार दिया। सो एनीबॉडी हु कम्स नियर दे डू दैट सॉर्ट ऑफ थिंग।
सो खराजी इजराइल तो का पाकिस्तान के साथ भी कर रहे थे जी, ही वाज इन्वॉल्व विद पाकिस्तान आल्सो लास्ट। और कमाल खराजी साहब को मैं जानता हूं, जब ये हाँ, आए थे एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, देन फॉरेन मिनिस्टर, एंड ही वाज आल्सो फॉर्मर जर्नलिस्ट, हाँ, उससे मुलाकात एंड ही रही इज अ थी, वेरी क्लोज टू द सुप्रीम लीडर आल्सो। तो ये ही वाज सपोज्ड टू बी आई थिंक वन ऑफ द इंटरलॉक्यूटर्स। स्पीकर साहब he ने visited Pakistan 2-3 months जी ago. जी जी एग्जैक्टली, तो उनकी बड़ी जान है। सो आप देखें ना, वो टारगेट कर रहे हैं। तो अगर सो द प्रोसेस इज ऑलरेडी बीइंग सैबोटाज्ड Totally. बाय द इजरायली साइड। 100%. सो इसमें ईरान इज टोटली ब्लेमलेस ऑन दैट। जी देखिए ना, अगर आप कहें कि अमरीका, क्योंकि आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेंड क्या लास्ट 1 वीक, ओह दे हिट दैट, दे डिडंट टेल अस, अच्छा दे वेंट एंड हिट द आइलैंड, ओह दे डिडंट टेल अस, यानी कि अपने आप को सेपरेट करने की कोई डिनाइबिलिटी। लेकिन आपको पता है डिनाइबिलिटी का तो कोई सवाल ही नहीं है। नहीं, इट्स अ जॉइंट ऑपरेशन, वो सारे मिलके गए हुए हैं और सारे बड़े खुशी से अपने वॉलंटरली ने ज्वाइन किया हुआ है। और ठीक है, ट्रंप को फंसा लिया, लेकिन ट्रंप को यह भी झांसा दिया ना कि आप फाते ईरान हो जाएंगे, ईरान विल फॉल। वेल, ही हैज टू टेक रिस्पांसिबिलिटी, तो उसकी एंड आई थिंक अल्टीमेटली रिजल्ट होगा कि ईरान में तो रजीम चेंज नहीं होगा, लेकिन इधर हो जाएगा अमेरिका और अमेरिका में, बिकॉज द मिड टर्म इलेक्शंस एंड इन इजराइल आल्सो। और वैसे भी सारा मिलिट्री हाई कमांड जो है अमेरिका का, वो तो निकाल दिया है हेक्सेट ने। कोई आर्मी चीफ है, कोई नेवल चीफ है, दूसरे चीफ इन द मिडल ऑफ द वॉर। इसका मतलब, और ये शायद पहले 3-4 दिन के अंदर आपने देखा कि कुछ रिपोर्ट्स आने लगी पेंटागन की लीक्स के, जी दे आर सेइंग दैट दिस इज टू मच, शुड वी गेट इनटू दिस वॉर। इवन जो अमेरिकन मिलिट्री है, नहीं उसकी तो रिजर्वेशंस थी। इवन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि जनाब हम हॉर्मुज को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, एंड डोंट गेट इनटू इट। तो इसका मतलब ये है कि फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट, ये जो कह रहे हैं जी 48 घंटे में हम आपका जहन्नुम ये करेंगे, एक्चुअली द अमेरिकन्स आर नाउ इन अ सिचुएशन के नो एग्जिट, तो उनका मसला है। यस, दे आर स्टक इन दैट, एंड नाउ ट्रंप वांट्स टू प्रूव द पॉइंट कि ठीक है मैं और इसके बॉम्बिंग, तो बॉम्बिंग से तो आप देख लेना कितनी बॉम्बिंग की आपने। मैंने अभी फिगर्स देख रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 में 2.1 मिलियन टन्स ऑफ बॉम्ब्स आर थ्रोन। इन वियतनाम वॉर 10 सालों में 7.5 मिलियन टन्स। कैम्बोडिया, लाओस एंड वियतनाम इंक्लूडेड 10 साल, 65 से 75 तक। और लाओस छोटा सा मुल्क है, इट इज लैंडलॉक्ड, उसमें 10 सालों में हर 8 मिनट के बाद एक बॉम्ब फेंकता था। इतनी बॉम्बिंग हुई है। तो क्या रिजल्ट हुआ? अफगानिस्तान में 80,000 बॉम्ब्स, मिसाइल, ड्रोन्स फेंके अमेरिका ने 20 सालों में। What was the result? Yes, ईरान की तबाही हो रही है। उनका यूनिवर्सिटी देख लें, बच्चियों का शहादत हुआ, लुई पास्चर इंस्टीट्यूट का हुआ, वो ब्रिज है, हाँ जी, जो तेहरान और करज के दरमियान बनाया था, वो उन्होंने किया। These are all civilian infrastructure. तो इसका मतलब उनकी नीयत तो क्लियर होगी ना, it's a destruction of Iran, not anything else. He says कि will take you to the stone ages in a way कि आप फिर आप उसको ठीक नहीं कर सकें। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भाई रखते हैं, stay with us.